हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज देखेंगे रीजनिंग टेस्ट सीरीज 48 का सॉल्यूशन। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, लिख रहा है इसमें, एक बच्चा 8 अगस्त 1978 को पैदा हुआ। 8 अगस्त 1978, 8 अगस्त 1978 को पैदा हुआ। फिर क्या बोला इसमें, पैदा हुआ उस दिन मंगलवार था, और ये जो दिन है ये दिन कौन सा है, तो मंगलवार का दिन है। इसके बाद बोल रहा है वर्ष 1986 में उसका जन्मदिन किस दिन होगा। वर्ष 1986 है और उस दिन जो है उसका जन्म किस दिन पड़ेगा वह हमको बताना। 1986 में, तो 1986 में कौन सा दिन उसका जन्मदिन होगा। अगस्त है तो अगस्त ही रहेगा। तो हम इसमें तारीख और मंथ का तो बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि दोनों तो सेम ही है। वर्ष का सिर्फ बात होगा। तो आप देखिए 1978 में हम कितना वर्ष जोड़ देंगे जो 1986 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 8 वर्ष जोड़ेंगे, 8 वर्ष जोड़ेंगे, ठीक है। अब आपको मालूम है एक समान वर्ष में एक शेष दिन होता है और एक लीप वर्ष में 2 शेष दिन होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा आप लोग ध्यान से अच्छे से समझिए। ये पहला जो है ये समान वर्ष है तो एक शेष दिन, दूसरा ये समान वर्ष है एक शेष दिन, तीसरा ये समान वर्ष है एक शेष दिन, लेकिन ये चौथा जो है ये लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में कितना शेष दिन होता है, तो 2 शेष दिन होता है। आप जानते हैं कि 3 समान वर्ष के बाद चौथा लीप वर्ष होता है, ठीक है। तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, और शेष दिन कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 4 वर्ष में शेष दिन का संख्या कितना हो गया, तो 5। 4 वर्ष में शेष दिन का संख्या कितना हो गया, तो 5। तो सिंपल सी बात है कि जब 4 वर्ष में 5 शेष दिन, तो बताइए 8 वर्ष में कितना शेष दिन, तो 8 वर्ष में हो जाएगा 10 शेष दिन। 8 वर्ष में कितना शेष दिन, तो 8 वर्ष में 10 शेष दिन। और अब आप 10 शेष दिन में जब आप 7 से भागा दीजिएगा, जब 10 शेष दिन में जब आप 7 से भागा दीजिएगा तो शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल हो जाएगा 3। शेषफल कितना हो जाएगा, 3, यानी कि शेष दिन हो गया 3। और यही 3 शेष दिन हम क्या करेंगे, प्लस में न है, प्लस में है तो हम यही 3 शेष दिन क्या करेंगे, मंगलवार में जोड़ देंगे। अगर यही माइनस में 3 शेष दिन रहता तो 3 दिन घटा देते, ये प्लस में है इसीलिए यहाँ पर जोड़ देंगे, और मंगलवार में 3 दिन जोड़ेंगे, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो गया शुक्रवार। और ऑप्शन जो है यहाँ पर शुक्रवार तो किसी में दिया नहीं गया है, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है, बच्चों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 8वां है। बच्चों की पंक्ति और रमेश जो है बाएं से 8वां है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। बच्चों की पंक्ति में रमेश बाएं से 8वां है। इसके बाद बोला गया यदि दाएं ओर 4 स्थान खिसकाया जाए, तो रमेश को दाएं ओर 4 स्थान खिसकाया जाए तो रमेश हो जाएगा बाएं से कितने नंबर पर, तो ये हो जाएगा बाएं से 12वें स्थान पर। बाएं से हो जाएगा कितना, 12वें स्थान पर। इसके बाद क्या बोला, खिसकाया जाए तो वह संख्या जो दाएं से 16वां है, कोई है जो दाएं से 16वां है, के बाईं ओर तीसरा हो जाता है, तो 16 के बाएं तीसरा, यानी कि दाएं सिरे से हो जाएगा कितने नंबर पर, तो 19वें स्थान पर। क्या हुआ इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझिए। बच्चों की पंक्ति में रमेश बाएं से 8वें नंबर पर है, रमेश बाएं से 8वें नंबर पर है। और क्या हुआ, उसको जब हम 4 स्थान जब दाएं खिसकाए, 4 स्थान दाएं खिसकाने का मतलब होता है कि 8 में 4 जोड़ दीजिए, यानी कि 12। तो जब वह 12वें नंबर पर गया, रमेश जब बाएं सिरे से 12वें नंबर पर चला गया, तो वह दाएं सिरे से जो है 16वें से 3 आगे,
16वें से 3 बाएं यानी कि 19वें नंबर पर चला गया। जब रमेश को हम बाएं से 12वें स्थान पर किए तो रमेश जो है वो दाएं सिरे से 19वें नंबर पर हो गया, यानी कि रमेश बाएं से हो गया 12 नंबर पर और दाएं से हो गया 19 नंबर पर। और अब आप क्या करेंगे, 12 और 19 को जोड़ दीजिए, 31 माइनस 1 कर देंगे, हो जाएगा कितना, तो 30। तो टोटल का टोटल जो है उस कतार में कुल कितने बच्चे हैं, तो 30 बच्चे हैं और ये 30 बच्चा दिया गया ऑप्शन बी में। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लिख रहा है अर्थ शब्द को EARTH, अर्थ शब्द को QPM ZS लिखा जाता है, कोडित किया जाए तो हर्ट HEART, हर्ट को जो है क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आप इसमें देख लीजिए, देखिए इसमें EARTH क्लियर है, समझ में आ गया। तो जो लेटर अर्थ में है वही लेटर हर्ट में है, तो जिस लेटर के सामने जो लेटर दिया गया है वही उसका कोड के रूप में आप निकाल दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए। H के लिए S है, T के लिए Z है, R के लिए M है, A के लिए P है और E के लिए Q है। तो इस तरीके से हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यही क्वेश्चन जो है, इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को जो है क्वेश्चन टू क्वेश्चन कोडिंग और आंसर टू आंसर कोडिंग भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन टू क्वेश्चन कोडिंग और आंसर टू आंसर कोडिंग भी कहा जाता है। आप इसको ध्यान से देखिए, अर्थ है और उधर हर्ट है, HEAR और T हर्ट, और इधर क्या लिखा हुआ है QPMZS। देखिए इसमें EART और H, इस प्रकार का क्वेश्चन, इस प्रकार का डिजाइन वाला सीक्वेंस वाला आप देखे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन कोडिंग है और इधर आंसर टू आंसर कोडिंग होगा। तो QPMZ और ये आ जाएगा यहाँ पर S। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं और हमारे प्रश्न का आंसर इस तरीके से भी वही होता है, ऑप्शन बी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लिख रहा है इसमें यदि गुना को प्लस और भागा को माइनस लिखा जाए तो नीचे दिए गए समीकरण को हल कीजिए। और हमारे पास समीकरण दिया गया 39 गुने 23 भागा 21 गुने 5। बोला गया गुना को प्लस लिखिए, प्लस लिख दीजिए, गुने को प्लस लिख दीजिए, भागा को बोला माइनस लिखना, लिख दिए हमने। अब इसको क्या करना, सॉल्व करना है मुझे। 9 और 3 12, हाथ में 1 3 2 5 और 1 6 62 माइनस 21 प्लस माइनस 21 प्लस 5, तो माइनस 21 और प्लस 5 हो जाएगा कितना, माइनस 16 हो जाएगा। ये माइनस 21 है, माइनस 5 है तो माइनस 16 होगा। और माइनस 62 में से जब आप 16 घटा देते हैं तो हो जाता है 46। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 46, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लिख रहा है यदि 13 गुने 22 बराबर 70, ठीक है, 13 इंटू 22 इक्वल टू 70। बहुत अच्छा, ये कैसे पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो चलिए देखेंगे क्या होता है। 12 गुने 18 बराबर 60, 12 गुने 18 बराबर 60 लिखा हुआ है, वाह।
11 गुने 14 बराबर 50, 11 गुने 14 बराबर 50 भी लिख रहा है। 9 गुने 7 बराबर व्हाट, तो 9 गुने 7 बराबर व्हाट जो दे रहा है ये क्या हो रहा है, तो देखिए एकदम बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें 13 है और 22 है, 13 और 22 दोनों को आप क्या करिए तो जोड़ दीजिए। 13 और 22 को जोड़ दीजिए, हो गया 35, 35 गुना 2 कर दीजिए, हो जाएगा 70। 12 और 18, 12 और 18 दोनों को जोड़ दीजिए, हो गया 30, 30 गुना 2 कर दीजिए, हो जाएगा 60। 11 और 14 दोनों को आप जोड़ दीजिए, हो जाएगा 25, 25 गुने 2 कर दीजिए, हो जाएगा 50। 9 है और 7 है, 9 और 7 को जोड़ दीजिए, 16, 16 गुने 2 कर देंगे, हो जाएगा 32। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो गया 32, और 32 जो दिया गया वह दिया गया है ऑप्शन ए में। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है, लिख रहा है इसमें निम्न क्रम में गलत संख्या को चुनिए। जो गलत संख्या है उसको चुनने के लिए बोल रहा है। तो इसमें 582 है, 605 है, 588 है, 611, 634, 617 और यहाँ पर है 600। तो इसमें से गलत कौन सा है हमको वो देखना। तो देखिए 582 में मैंने क्या किया, तो 6 जोड़ दिया, हो गया 588। 88 में जैसे ही हम 6 जोड़ेंगे, 588 में जैसे ही हम 6 जोड़ेंगे, हो जाएगा ये 594, 594। और 594 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 600। आप यहाँ देखिए 605 में हमने 6 जोड़ा, हो गया ये कितना, तो हो गया आपको 611। 611 में हमने 6 जोड़ा, हो गया ये 617। इसी प्रकार से आगे भी, यानी कि अल्टरनेट में जो है एक छोड़ करके अल्टरनेट में क्या किया गया, 6 जोड़ा गया है। तो यानी कि यहाँ पर 634 नहीं होना चाहिए, होना चाहिए 594। यानी कि 634 जो है वह गलत दिया गया है, इसीलिए हमारे प्रश्न का आंसर हो रहा है गलत जो है वह 634 है, और ये दिया गया ऑप्शन ए में। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 लिख रहा है एक स्टेशन मास्टर जालंधर रेडियो स्टेशन से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गाड़ी चलाता है। देखिए नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इधर हो गया दायां किनारा तो दाएं, इधर हो गया बायां किनारा तो बाएं। क्या बोला क्वेश्चन में, एक स्टेशन मास्टर जालंधर रेडियो स्टेशन से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गाड़ी चलाता है। 15 किलोमीटर ये जाता है किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। तो चलिए 15 किलोमीटर गया पश्चिम दिशा में। इसके बाद क्या बोला, पश्चिम की ओर गाड़ी चलाता है, वह बाएं मुड़ता है और फिर से 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। बाएं मुड़ता, यहाँ से बाएं मुड़ गया और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाया, और पुनः दाईं ओर मुड़ता है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर यहाँ से दाईं ओर मुड़ा और पुनः दाईं ओर मुड़ता और 18 किलोमीटर गाड़ी चलाता, और वो 18 किलोमीटर गाड़ी चलाया। अंत में वह कौन सी दिशा में गाड़ी चला रहा है। तो देख लीजिए अंतिम समय में वह किस दिशा में जा रहा है, तो पश्चिम दिशा में जा रहा है। अंतिम में वह पश्चिम दिशा की ओर गाड़ी चला रहा है। आंसर हो जाएगा पश्चिम, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, ऑप्शन हो जाएगा बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, जैसे पुत्री पिता को है तो भतीजी किसको होगी। तो देखिए पुत्री तो एक, पुत्री तो पिता, पुत्री तो पिता दर्शाया गया है, तो भतीजी तो क्या, तो चाचा। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर से लेकर के 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचना को पढ़िए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। देखिए बाबू, यह जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। डायरेक्शन डिस्टेंस खास करके उस स्टूडेंट जिसको कि NESW वाला रूल समझ में नहीं आ पाता है, हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट बोले हैं कि सर डायग्राम से बता दीजिए, NESW वाला रूल समझ में नहीं आ रहा। तो हम उनके लिए खास करके ये क्वेश्चन लाए हैं, जो कि सारा का सारा प्रश्न आपको इस टाइप से हम आपको समझाएंगे।
एक ही एडजस्टमेंट रहेगा, एक ही एडजस्टमेंट से आप आराम से सारा प्रश्न बना सकते हैं। आप इसको ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छा ये तरीका है NESW का, आप इसको समझिए। चलिए देखते हैं क्या लिख रहा है। तो सबसे पहले हम NESW लिख लें, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, इधर हो गया दायां किनारा और इधर हो गया बायां किनारा। ठीक है, बोला गया आप किसी बिंदु से उत्तर दिशा की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। आप जो हैं किसी बिंदु से उत्तर दिशा की ओर दौड़ते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। उत्तर दिशा की ओर दौड़ते हैं तो सबसे पहले ये हो गया, उत्तर की ओर हमने निशान लगा दिया है। उत्तर की ओर दौड़ना शुरू करते हैं और 4 किलोमीटर दौड़कर आप अपने बाईं ओर मुड़ जाते हैं। यहाँ से किधर? बाएं। तो जब नॉर्थ से आप बायां मुड़िएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा? साउथ में। ठीक है, सॉरी, नॉर्थ से जब बायां मुड़िएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा? वेस्ट में पहुँच जाएगा। साउथ हम गलती से निकल गया, बायां मुड़ेंगे तो वेस्ट में पहुँच जाएंगे। बायां मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर दौड़कर फिर इधर क्या किया? वो 5 किलोमीटर दौड़ा, 5 किलोमीटर दौड़कर पुनः अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। फिर यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ जाता है और दोबारा से 5 किलोमीटर दौड़ कर फिर ये दोबारा क्या किया? 5 किलोमीटर दौड़ पूरा किया। फिर अपने बाईं ओर मुड़ जाता और 6 किलोमीटर दौड़कर फिर बायां मुड़ा, 6 किलोमीटर दौड़ गया। दौड़कर फिर से बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर दौड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ गया और 1 किलोमीटर दौड़ा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं? देख लीजिए ये क्या हो रहा है, ये इधर जाते हम दायां 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 दायां, और अभी इधर जा रहे हैं हम कैसे? इधर से जा रहे हैं, इस साइड में जा रहे हैं। तो ये हो गया, हम इधर जा रहे हैं, देखिए बायां बायां बायां, और इधर फिर चले जाते बायां। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है। पहला 9 नंबर क्वेश्चन है, आप वहाँ से कितने किलोमीटर की दूरी पर हैं जहाँ से आप दौड़ना शुरू करते हैं? तो देखिए दौड़ना जहाँ से आपने शुरू किया वहाँ से आप कितने किलोमीटर दूर हैं, हमसे यह सवाल पूछा जा रहा है। तो सीधा समझिए, अपोजिट डायरेक्शन को घटाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा को घटाते हैं। तो 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर दोनों को घटा दिए तो बचा ईस्ट में, बचा कितना? 1 किलोमीटर। अपोजिट डायरेक्शन को घटाते हैं, 4 किलोमीटर 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर, और यहाँ 5 किलोमीटर, ये भी खत्म। तो बचा क्या? पूरब दिशा, कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। तो वह जो अभी जो है प्रारंभिक स्थान से, यानी कि जहाँ से उसने दौड़ना प्रारंभ किया वहाँ से वह 1 किलोमीटर दूर है और पूरब दिशा की ओर है। प्रश्न है 9 नंबर, आप वहाँ से कितने किलोमीटर की दूरी पर हैं? दिशा तो इसमें पूछ नहीं रहा है, आंसर होगा 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर दिया गया ऑप्शन ए में। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 10 नंबर क्वेश्चन है, आप किस दिशा में दौड़ रहे होंगे? आप किस दिशा में दौड़ रहे होंगे जब आप दौड़ना समाप्त करते हैं? तो दौड़ना जब समाप्त करते हैं वो तो यहाँ पर आकर के रुकते हैं ना। देखिए 4 चले थे, फिर 5 चले, फिर 5 चले, फिर 6 चले, फिर 1 चले, तो वो तो दौड़ते दौड़ते तो यहाँ पर आकर के रुके। और ये देख लीजिए कौन सा दिशा है? नॉर्थ है। तो नॉर्थ है यानी कि उत्तर दिशा है, और उत्तर दिशा दिया गया ऑप्शन सी में। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 11 नंबर सवाल है, दूसरी बार मुड़ने के बाद। तो सबसे पहले चलिए यहाँ से वो शुरू किया था, यहाँ से वो क्या कहता? शुरू किया था, तो यहाँ से शुरू किया था, तो एक बार मुड़ा तो पश्चिम, और दूसरा बार मुड़ा तो दक्षिण। तो दूसरी बार मुड़ने के बाद आप किस दिशा की ओर दौड़ रहे होंगे? तो दूसरी बार जब आप मुड़े थे, पहला बार मुड़े तो पश्चिम, दूसरा बार मुड़े तो दक्षिण। जब आप इस दिशा में दौड़ रहे थे, कौन सा दिशा है ये? तो दक्षिण दिशा है। और दक्षिण दिशा किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन डी में। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतिम स्थान से आप को वहाँ जाना है जहाँ से आप दौड़ना शुरू हुए थे। अंतिम स्थान भी यही है, शुरू भी यही है। ठीक है, शुरू हुए थे, तो आपको किस दिशा में भागना पड़ेगा? अब देखिए ये क्या क्वेश्चन है, अंतिम से जब आप प्रारंभ की ओर, सीधा सीधा सवाल होता है कि गंतव्य स्थान, गंतव्य स्थान मतलब होता है लास्ट एंड पॉइंट, यानी कि जहाँ पर आप समाप्त किए। गंतव्य स्थान से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, हमसे यह पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये हमें बचा था कितना? 1 किलोमीटर। तो दूरी तो 1 किलोमीटर हो जाएगा।
तो दूरी तो हमसे पूछ नहीं रहा, दिशा पूछ रहा है। दिशा क्या है? ईस्ट। ईस्ट क्या है? तो ईस्ट है, ईस्ट क्या है? तो ईस्ट है प्रारंभिक स्थान से गंतव्य स्थान। यानी कि अगर हमसे पूछा जाता कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, तब हम आंसर देते प्रारंभिक स्थान से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और पूर्व दिशा में है। लेकिन हमसे यह नहीं पूछा है कि प्रारंभिक स्थान से, हमसे पूछा है गंतव्य स्थान से। गंतव्य स्थान मतलब इंड पॉइंट से। तो इंड पॉइंट से जब पूछ रहा है तो पूर्व का उल्टा क्या? प्रारंभ का उल्टा क्या? प्रारंभ का उल्टा अंत। प्रारंभ का उल्टा अंत, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट का उल्टा हो जाएगा इंड पॉइंट। गंतव्य स्थान का, प्रारंभिक स्थान का उल्टा हो जाएगा गंतव्य स्थान। तो जब प्रारंभिक का उल्टा होगा गंतव्य स्थान, तो पूर्व का उल्टा क्या? पूर्व का उल्टा पश्चिम। पूर्व का उल्टा पश्चिम। तो 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया, अंतिम स्थान से यदि आपको वहाँ जाना है जहाँ से आप दौड़ना शुरू हुए थे, तो आपको किस दिशा में भागना पड़ेगा? तो पूर्व का उल्टा यानी कि पश्चिम दिशा में भागना पड़ेगा। और पश्चिम दिशा दिया गया है ऑप्शन बी में, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर, लिख रहा है एक आदमी एक औरत की पहचान कराते हुए कहता है। एक आदमी है और वह एक औरत, एक आदमी है और वह एक औरत है। इधर एक औरत का पहचान कराते हुए कहता है, क्या कह रहा है? तो वो देखिए, कहता है कि इसके पिता जो भी हैं, इसके पिता मेरी माँ के, आदमी के माता के, माँ के इकलौते पुत्र हैं। तो कोई भी आदमी के माँ का इकलौता पुत्र, तो वो आदमी खुद ना हो जाएगा जी, वो आदमी क्या होगा? खुद ना हो जाएगा। तो इस औरत का जो पिता है वो कौन है? वो आदमी खुद है। तो आदमी हो गया पिता और औरत हो जाएगी पुत्री। औरत कौन हो जाएगी? तो औरत हो जाएगी पुत्री। तो प्रश्न में दिया गया है उस औरत का आदमी से क्या संबंध है? आदमी से जिस नाम के बाद से शब्द का प्रयोग रहता है वो नाम आंसर नहीं होता है। तो यहाँ पर तो आदमी के बाद से है, तो आदमी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा औरत। और औरत है कौन? तो पुत्री। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा पुत्री यानी कि बेटी। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। ऑप्शन हो जाएगा बी, बेटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 से 16। यह देखना हम लोगों को। लिख रहा है इसमें कि निम्नलिखित सूचना को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब प्रश्न का क्या उत्तर है देना है इसमें? तो इसमें देखिए बोल रहा है कि सोनू तथा बलदेव हॉकी तथा वॉलीबॉल में अच्छा है। दीपक तथा सोनू हॉकी तथा बेसबॉल में अच्छा है। गुरनाम तथा बलदेव क्रिकेट एवं वॉलीबॉल में अच्छा है। दीपक, गुरनाम तथा जोसेफ फुटबॉल बेसबॉल में तथा बेसबॉल में अच्छा है। और 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कौन कौन जो है बेसबॉल, ठीक है, क्रिकेट, वॉलीबॉल तथा फुटबॉल में अच्छा है, हमको यह बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को आप यदि डिटेल से बनाना चाहते हैं तो बाबू बहुत टाइम लगेगा। हर क्वेश्चन के लिए आपको वहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट बनाने के बाद आपको प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। लेकिन अभी जो हम आपको बताने वाले हैं यह बहुत ही ईजी तरीका है। इस तरीके से आप बना लीजिए, इस तरीके को आप समझ लीजिए, आपको आगे इस टाइप का क्वेश्चन बनाने में कभी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप प्रश्न को पढ़ते पढ़ते तुरंत बना लीजिएगा, बहुत ही कम समय में बना लीजिएगा। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 14 लिखा गया है, कौन बेसबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल तथा फुटबॉल में अच्छा है। आप यहाँ देखिए ये 4 नाम दिया गया है, आप वहाँ ढूंढिए कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले आप इसमें देख लीजिए बेसबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल। हमें हॉकी मिला, क्या हॉकी है इसमें? नहीं है। तो हॉकी नहीं, तो हॉकी वाले को आप छोड़ दीजिए। दीपक तथा हॉकी, फिर हॉकी क्या, इसको भी छोड़ दीजिए। अब क्या, गुरनाम तथा बलदेव क्रिकेट एवं वॉलीबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल, गुरनाम तथा बलदेव क्रिकेट और वॉलीबॉल। यहाँ पर क्रिकेट भी है, वॉलीबॉल है, दो नाम मिला। तो आप देखिए कौन कौन है, गुरनाम है और बलदेव है। तो गुरनाम को सही कीजिए और बलदेव को आप सही कीजिए। ठीक है, तो 2 नाम हमको मिल चुका है, क्रिकेट और वॉलीबॉल। इसके बाद क्या है, फुटबॉल और बेसबॉल, 2 नाम और बचा हुआ है। आप देखिए आगे, फुटबॉल और बेसबॉल दोनों मिल गया, फुटबॉल भी मिल गया, बेसबॉल भी मिल गया। क्या नाम मिला, दीपक और गुरनाम और जोसेफ। दीपक मिला,
गुरनाम मिला फिर से, और जोसेफ तो है नहीं, तो 2 टिक किस में, 2 टिक ऑप्शन सी में। आपके प्रश्न का आंसर 100% आपके प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्लियर है? बस ऐसे ही आपको बनाना है। सिंगल टिक वाले को कुछ नहीं करना है, जिसमें टिक लगा है नहीं उसको कुछ नहीं करना है, जिसमें 2 टिक लग गया, किसी में 3 टिक भी लग सकता है, किसी में 4 टिक भी लग सकता है, वो पास, वो आपका आंसर। अब क्या है 15 नंबर देखिए, कौन बेसबॉल, वॉलीबॉल तथा हॉकी में अच्छा है? बेसबॉल है, वॉलीबॉल है और हॉकी है। हॉकी मिला हमको, हॉकी के साथ साथ मुझे वॉलीबॉल भी मिल गया। हॉकी और वॉलीबॉल 2 नाम मिल गया, तो 2 नाम मुझे मिला। कौन कौन है? सोनू और बलदेव। सोनू मिला, टिक कीजिए, बलदेव मिला, टिक कीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या बचा? बेसबॉल बचा। चलिए बेसबॉल ढूंढते हैं। बेसबॉल साथ में हॉकी भी है, चलिए बहुत अच्छा, बेसबॉल और हॉकी है। दीपक तथा सोनू, सोनू में डबल टिक, दीपक सिंगल टिक। डबल टिक किस में लगा? सोनू में। हमारे प्रश्न का आंसर हो गया सोनू, डबल टिक लगा, हो गया आंसर। क्लियर है? ये समझ में आ गया? दिक्कत हो रहा है? कोई डाउट नहीं ना इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। आपको समझ में आ रहा था? 14 नंबर और 15 नंबर क्वेश्चन आप देख चुके हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए अगर आपको दिक्कत उसमें है भी, मान लीजिए थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो आप इसमें समझ लीजिए, इसमें आप क्लियर कर लीजिए। लिख रहा है कि कौन हॉकी, क्रिकेट तथा वॉलीबॉल में अच्छा है? हॉकी बोला, क्रिकेट बोला और वॉलीबॉल बोला। हॉकी, वॉलीबॉल 2 नाम मुझे मिल गया। अब ये 2 नाम में आप देखिए कौन कौन सा नाम कॉमन मिल रहा है? सोनू और बलदेव। सोनू और बलदेव, मैंने दोनों में 1-1 टिक दे दिया। क्रिकेट बचा हुआ है, तो चलिए क्रिकेट ढूंढते हैं। क्रिकेट ढूंढते हैं, क्रिकेट और वॉलीबॉल 2 नाम मिला, क्रिकेट और वॉलीबॉल। क्रिकेट, वॉलीबॉल, गुरनाम तथा बलदेव, गुरनाम और बलदेव। अब बताइए डबल टिक किस में लगा? बलदेव में। डबल टिक किस में लगा? बलदेव में। तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बलदेव। समझ में आ रहा है? हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं, प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न से जो हमारे प्रश्न में हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट जो भी बोला उसको मिला लिए, किस किस नाम को मिला। अगर डबल टिक सोनू में लग जाता तो सोनू टिक कर देते सही, अगर डबल टिक मान लीजिए गुरनाम में लग जाता तो गुरनाम को कर देते सही। जिसमें जिस विकल्प में डबल टिक लगा वही नाम हमारे प्रश्न का आंसर। और इसी तरीके से हमारे प्रश्न का 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर है 17। लिख रहा है 12:30 बजे घंटे का सुई उत्तर की ओर तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर। देखिए नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इधर हो गया दायां हाथ तो दायां, और इधर हो गया बायां हाथ तो बायां किनारा। हमने इसमें क्या किया? घड़ी वाला ये प्रश्न है, डायरेक्शन डिस्टेंस का घड़ी वाला प्रश्न है ये। इसमें बोल रहा है कि 12:30 बजे 12:30 पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा में। मिनट की सुई दक्षिण दिशा में। अब आप डिसाइड कीजिए 12, 3, 6 और 9। तो 12, 3, 6 और 9 में से मिनट का सुई जो है 30 मिनट, 12:30 बजे 12:30, तो 30 मिनट पर किस नंबर पर रहता है? 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कहाँ पर? तो 6 पर रहता है। 6 को हम कहते हैं 30 मिनट। तो जब 6 को कहते हैं 30 मिनट, तो प्रश्न में क्या बोला कि मिनट की सुई दक्षिण दिशा में होगी। तो दक्षिण दिशा में हम क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। तो हमने दक्षिण दिशा में 6 लिख दिया। अब आप बताइए कि 6 से पहले कौन सा नंबर? 12, 3, 6, 9 में तो 3। 3 से पहले कौन सा नंबर? तो 12, और 6 के बाद तो 9। ये मैंने प्रश्न को एडजस्ट कर लिया। अब क्या बोला? अब बोला 1:45 पर, तो 45 मिनट पर मिनट का सुई रहेगा 9 पर। हमको क्या पूछ रहा है? 1:45 पर घंटे की सुई किस दिशा में होगी? मिनट का सुई नहीं पूछा, मिनट का सुई नहीं पूछा, घंटे का सुई पूछा। तो घंटे का सुई जो है 1:45 पर कहाँ पर रहेगा? तो ये रहेगा 1 और 2 के बीच में। और 1 और 2 कहाँ पर है? तो 1 और 2 जो है वो तो है 12 और 3 के बीच में। 1 और 2 कहाँ है? 1 और 2 है 12 और 3 के बीच में। यानी कि घंटा का सुई जो रहेगा वो रहेगा 12 और 3 के बीच में। और 12 और 3 के बीच में यह कौन सा दिशा है? तो नॉर्थ ईस्ट।
तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि 1:45 पर घंटे की सुई जो है वह उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ऑप्शन डी उत्तर पूर्व दिशा की ओर होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, लिख रहा है इसमें इनमें से कौन समान है, कौन समान है। तो क्या है समानता ढूंढना, इसमें गणना, गणना जो है गिनती को दर्शाता है, सूची, सूची जो भी है गिनती को दर्शाता है, वजन, वजन भी गिनती को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो है गिनती को दर्शाने वाला कौन है, तो मापना है, यानी कि हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा मापना। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, मापना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, लिख रहा है इसमें कुछ पक्षी कीट है, कुछ पक्षी कीट है, कुछ पक्षी कीट है। इसके बाद बोला गया सभी पक्षी तितलियां हैं, सभी जो पक्षी है ये तितली है, तितलियां हैं, तितली है। इसके बाद बोला गया सभी कीट सर्प है, और सारा का सारा जो कीट है वो क्या है, तो वो सर्प है, सर्प है। तो अब है परिणाम नंबर 1 यानी कि निष्कर्ष 1 है कुछ सर्प पक्षी है, कुछ सर्प पक्षी है क्या है, तो सही हो गया। दूसरा कुछ तितलियां कीट है, तितली और कीट है, सही हो गया। तीसरा कुछ सर्प तितलियां हैं, कुछ सर्प जो है वो तितली है, ये भी क्या हो गया, सही। चौथा कुछ कीट पक्षी है और कुछ कीट जो है वो पक्षी है, ये भी क्या हो गया, तो सही हो गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों का चारों निष्कर्ष सही है, इसीलिए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी सही है। अब यही क्वेश्चन हम लोग 150 वाले रूल से देख लेंगे। कुछ का केस है 50, 50 सभी का केस है 100, 50 सभी का केस है 100 और ये 50। कुछ का केस है 50, 50, कुछ का केस है 50 और 50, कुछ का केस है 50 और 50, कुछ का केस है 50 यहाँ भी और 50 यहाँ भी, ठीक है। तो अब इसमें देखा जा रहा है क्या है, तो कुछ पक्षी कुछ सर्प पक्षी है, सर्प है यहाँ पर, पक्षी है यहाँ पर, पक्षी है यहाँ पर। तो इसमें से क्या होगा, तो सबसे पहले ये दोनों को तो हम डायरेक्ट तो रिलेशन बना नहीं सकते हैं, तो सर्प, क्योंकि यहाँ तो कीट और तितली है, ये तो कॉमन मिल नहीं रहा है, तो सर्प और यहाँ पर कीट, सर्प और पक्षी, ठीक है। तो हमने ये वाला कीट से रिलेशन बनाया इस कीट का, और ये सर्प और पक्षी का रिलेशन बन गया। कॉमन टर्म मिलना चाहिए, कीट और कीट कॉमन टर्म मिल गया, कॉमन टर्म में कम से कम एक 100 होना चाहिए, 100 भी मिल गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, पक्षी 50, पक्षी 50, कीट सर्प 50, सर्प 50, और ये हो गया हमारा निष्कर्ष एक सही। दूसरा निष्कर्ष है कुछ तितलियां कीट है, तितली यहाँ पर, कीट यहाँ भी है, कीट यहाँ भी है, लेकिन पक्षी और पक्षी कॉमन मिला तो इसी कीट से बनाना पड़ेगा। कीट 50, तितली 50, दोनों पॉजिटिव, कॉमन टर्म भी मिल गया है, कॉमन टर्म में 100 भी मिल गया है, तो सही। तीसरा निष्कर्ष है कुछ सर्प तितलियां हैं, सर्प यहाँ पर, तितली यहाँ पर, तो कैसे चलेंगे, कीट से कीट के पास रिलेशन बना, खत्म कहानी, पक्षी से पक्षी के पास रिलेशन बना, खत्म कहानी। तो पक्षी और कीट यहाँ से क्लियर हो गया है। तितली 50, सर्प 50, तितली 50, सर्प 50, तीनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी कि निष्कर्ष 3 हो गया सही। चौथा है कुछ कीट पक्षी है, कीट और पक्षी सिंगल स्टेटमेंट से बन रहा है ये निष्कर्ष, कीट 50, पक्षी 50, सही। तो चारों का चारों निष्कर्ष हमारा सही है, इसीलिए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है,
नीचे दिए गए प्रश्न चित्र में दिए गए विकल्पों में से संबंधित चित्र को चुनिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास जो पहला आकृति है वो पहला आकृति तो बाबू ये है, ठीक है। और इसी आकृति को दूसरे आकृति में क्या किया गया है, तो इस प्रकार से बनाया गया। तो यहाँ समझिए यहाँ क्या जा रहा है। तो आप इसमें देखिए, ये सबसे पहले ये वाला लाइन काला वाला, यहाँ पर काला सफ़ेद बन गया, काला वाला क्या बन गया, सफ़ेद बन गया। तो यहाँ पर जो ये सफ़ेद लाइनिंग जो है ये क्या बन जाएगा, तो सफ़ेद लाइनिंग जो है ये बन जाएगा यहाँ पर काला वाला, ठीक है। इधर जो भी होगा वो काला वाला होगा। यहाँ क्लियर है। तो ये लीजिए हम अभी तत्काल काला वाला ये बिंदु रख देते हैं। काला सफ़ेद बन गया तो सफ़ेद क्या होगा, काला बन जाएगा। अब क्या है इसमें, अब देखिए ये जो हमारा काला जो सफ़ेद जो बन गया, तो ये सबसे पहले इस प्रकार से लाइनिंग है। और ये यहाँ जो घूमा तो कितना घूमा, ये यहाँ से यहाँ चला गया तो ये कितना घूमा है, तो ये यहाँ से यहाँ देख लीजिए आप। सबसे पहला ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग जो ये लाइनिंग बन गया तो ऐसा होगा तो 90 डिग्री, और ये फिर जाएगा तो कितना, ये फिर जाएगा तो कितना 45 डिग्री। यानी कि ये वाला लाइनिंग जो है, ये वाला लाइनिंग जो है यहाँ पर है, ये इसका बेस लाइन बिंदु है यहाँ ये, तो ये यहाँ से इधर जाने में कितना गया, ये होता है 90 डिग्री, लेकिन ये तो आधा गया ना, तो कितना गया 45 डिग्री ही ना गया। तो ये वाला जो है ये इस प्रकार से जो यहाँ से घूमा है तो ये घूमा ये 45 डिग्री। तो जब ये 45 डिग्री इधर घूमा क्लॉकवाइज घूमा तो ये भी क्या होगा, ये भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा। और जब ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये बन जाएगा ऐसे। यहाँ तक में कोई दिक्कत, क्लियर है सबका। अब देखिए, अब यहाँ के बाद हम इसका बात करते हैं। ये जो एरो है तो एरो यहाँ पर उल्टा हो गया, तो यहाँ पर उल्टा है तो यहाँ क्या होगा, सीधा एरो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो अब वहाँ पर कैसा डिजाइनिंग बनेगा वो देखेंगे हम। तो ये हमारा देख रहे हैं, तो ये जो है क्या किया, ये यहाँ से यहाँ आने में मतलब ऐसा था, ऐसा होने में ये 90 डिग्री घूमा, कितना घूमा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, तभी तो ये ऐसा बना। तो 90 डिग्री जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा, 90 डिग्री जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो हम इसको भी क्या करेंगे, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। और जब हम इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पर उल्टा है, सीधा हो जाएगा। और अब आप देख लीजिए ऐसा विकल्प कौन सा है, तो ऐसा विकल्प है आपको ऑप्शन सी। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है सबका, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 21 क्वेश्चन नंबर 21 लिख रहा है, नीचे प्रश्न चित्र में एक डिजाइन दिया गया है, दिए गए उत्तर चित्रों में से उस चित्र को चुनिए जो जैसा इसकी चित्र कागज को दूसरी ओर से दिखाई देता हो। देखिए सिंपल सी बात है, दूसरी ओर से क्या दिखाई देगा, सिंपल सी बात है। ये ट्रांसपेरेंट का बात तो कर ही रहा है, पारदर्शी का बात तो कर ही रहा है, लेकिन हमको सिंपल सी बात है, हमको मिरर इमेज बना लेना है। ठीक है, प्रश्न का क्या करना है, हमको मिरर इमेज बना लेना है, बात वहीं ख़त्म हो जाएगा। हमको प्रश्न का मिरर इमेज बना लेना है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इतना बना लें। तो ये मिरर इमेज में आप देख रहे हैं ये इधर इसके तरफ जा रहा है, इसके तरफ जा रहा है तो उधर चला गया, ये ऊपर की ओर बाहर की ओर जा रहा है, चला गया अंदर में यहाँ पर क्रॉस, और ये वाला जो है रंगा हुआ है, रंगा हो गया। यहाँ पर बिंदु है, अंदर में भी यहाँ भी है, ये रंगा हुआ है। अब आप ऐसा डिजाइन मिला लीजिएगा, ऐसा डिजाइन किस विकल्प में दिया गया है, तो ऐसा डिजाइन दिया गया आपको ऑप्शन डी में। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 22 नंबर क्वेश्चन है, लिख रहा है, श्रृंखला को अनवरत बनाए रखने के लिए उत्तरों में से प्रश्न चिन्ह
के स्थान पर आने वाली चित्र चुनिए। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सबको आराम से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए पहला चित्र और तीसरा चित्र एक समान जा रहा है, और उसमें क्या किया, वो रोटेट किया है, अंदर में रोटेशन किया हुआ है, लेकिन वो एक समान जा रहा है। तो उसी प्रकार से जब पहला और तीसरा एक समान जा रहा है तो यहाँ पर दूसरा और चौथा, दूसरा चित्र और चौथा चित्र क्या होगा, एक समान जाएगा। तब अब दूसरा चित्र और चौथा चित्र के स्थान पर क्या होगा, चौथा आकृति जो है वो क्या होगा, हमको ये देखना है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं ध्यान से। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वर्ग के अंदर इस प्रकार से बनाया हुआ है, काला वाला त्रिभुज भी है, ठीक है। और यहाँ पर वो वर्ग को क्या किया, क्रॉस कटिंग किया। यहाँ पर प्लस का डिजाइन कटिंग किया, लेकिन यहाँ पर क्रॉस कटिंग किया है। वाइट वाला त्रिभुज सर्कल और यहाँ पर ये काला वाला। अब यही चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या किया है, त्रिभुज, काला वाला त्रिभुज है और ये काला वाला बिंदु है। तो अब ये दोनों एक समान जब जा रहा है तो आप इसमें देखिए कि इसमें क्या हुआ है, ये रोटेशन क्या है। तो ये वाला फिगर नीचे की ओर आ गया, एक बॉक्स खिसका, ये इधर खिसका और ये वाला ऊपर चला गया। तो एक एक क्या हुआ, खिसका है। तो यहाँ पर ये दोनों भी क्या करेगा, एक एक स्थान क्या करेगा, खिसकेगा। तो एक एक स्थान खिसकेगा, सर्कल आ जाएगा नीचे, त्रिभुज आ जाएगा यहाँ पर, और ये काला वाला बिंदु चला जाएगा यहाँ पर। और अब ऐसा विकल्प देख लीजिए, ऐसा कौन सा विकल्प है, और ऐसा विकल्प है आपको ऑप्शन सी। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। लिखा गया है प्रश्न में 6 वाक्य और उनके 3-3 के समूह वाले 4 सेट दिए गए हैं। उस सेट को चुनिए जिसमें कथन तार्किक रूप से सही संबंधित है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 3-3 इसका ऑप्शन दिया गया, ADE, BED, ABE, ACF। तो ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें क्या क्या है, तो इसमें देखिए 3 ठो लेटर है, यानी कि A, D और E, यानी कि 3 ठो कथन है, उसी को हमको एडजस्ट करना है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि पहला और दूसरा, जैसे A है और D, ऑप्शन A है, ऑप्शन ए है तो उसमें ADE लिखा हुआ, तो ए और डी को आप एडजस्ट करिए, और ई जो है ADE, ए और डी को आप एडजस्ट कीजिए, और ई ऑटोमेटिक उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमको यह देखना है। यानी कि हम इसमें यह कह सकते हैं कि ए और डी हो गया कथन और ई हो जाता है निष्कर्ष। यानी कि सभी विकल्प में पहला 2 ठो जो है वो कथन के रूप में और तीसरा जो है वह निष्कर्ष के रूप में होता है। हमको इसी प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना पड़ता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से बनाते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है ADE, पहला ऑप्शन है A, D और E। देखते हैं इससे क्या क्या पता चलता है। तो इसमें है सभी सांप, ए में है सभी सांप रेप्टाइल्स है, यानी कि सरीसृप है, सभी सांप सरीसृप है यानी कि रेप्टाइल्स है। उसके बाद डी बोला सभी सांप अंडे देते हैं, सभी सांप जो है वो अंडा देता है, ठीक है, बहुत अच्छा। इसके बाद अब ई में, अब हमको 2 ठोस कथन हो गया, ए और डी कथन हो गया। अब देखना है ई लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सभी रेप्टाइल्स अंडे देते हैं, क्या सारा का सारा रेप्टाइल्स अंडा दे रहा है, क्या सभी सरीसृप अंडा दे रहा, क्या नहीं, कुछ सरीसृप ही देख लीजिए, कुछ सरीसृप ही अंडा दे रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए क्या हो गया, तो गलत हो गया। हम बात करेंगे ऑप्शन बी का। ऑप्शन बी में है BED, सभी रेप्टाइल्स सांप नहीं है, यानी कि सभी सरीसृप जो है वो सांप नहीं है, सभी सरीसृप, सभी रेप्टाइल्स सांप नहीं है। सांप नहीं है। इसके बाद ई बोला, बी के बाद ई, सभी रेप्टाइल्स अंडे देते हैं, सभी सरीसृप जो है वो क्या करता है, अंडा देता है, अंडा देता है। तो अब हमको डी को देखते हैं लागू हो रहा है कि नहीं। सभी सांप अंडे देते हैं, क्या सांप देखे तो अंडा दे रहा है, क्या सांप तो अंडा दे ही नहीं रहा, एकदम टच नहीं है, तो गलत। इसके बाद सी ऑप्शन देखना है, ABE, सभी सांप रेप्टाइल्स है, सभी सांप रेप्टाइल्स है मतलब सरीसृप है,
बी में बोला सभी रेप्टाइल्स सांप नहीं है, सभी रेप्टाइल्स जो है, सभी सरीसृप जो वो सांप नहीं है। इधर वाला देख लीजिए, इधर वाला तो सरीसृप नहीं है, इधर वाला सरीसृप सांप है क्या? नहीं है। चलिए ठीक है। अब हमको बोला ई सभी रेप्टाइल्स अंडे, यहाँ तो अंडा का तो चर्चो नहीं किया गया है, तो ये भी क्या गलत, ऑप्शन डी। अब ऑप्शन डी देखिए क्या, ऑप्शन डी में बोला गया है ACF सभी सांप रेप्टाइल्स है, सभी सांप क्या है? रेप्टाइल्स है, यानी कि सरीसृप है, सरीसृप है। ठीक है, इसके बाद सभी सांप रेप्टाइल्स है। इसके बाद सी बोला सभी रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लेडेड होते हैं सभी सरीसृप जो है वो कोल्ड ब्लेडेड होते हैं, ठंडा खून वाला, कोल्ड ब्लेडेड होते हैं। इसके बाद क्या है? एफ में बोला सांप कोल्ड ब्लेडेड होते हैं। देख लीजिए, तो सभी सांप कोल्ड ब्लेडेड, जब सभी सांप सरीसृप के अंदर और सारा का सारा सरीसृप जब कोल्ड ब्लेडेड के अंदर, तो सांप कोल्ड ब्लेडेड होते हैं। ये बात क्या हो रहा है? निष्कर्षीय पूर्णतः सही जा रहा है। इसीलिए हमारे आपको समझ में आ गया, इसमें दो ठो कथन, एक निष्कर्ष लागू नहीं हो पाया, दो कथन लागू हुआ, निष्कर्ष लागू नहीं हो पाया, दो ठो कथन के रूप में लागू हुआ लेकिन निष्कर्ष के रूप में लागू नहीं हुआ। और ऑप्शन डी में कथन दो ठो लागू हुआ और निष्कर्ष भी जब लागू किया तो निष्कर्ष भी इस पर लागू हो गया, यानी कि ऑप्शन डी जो है वह क्या है? सही है। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, लिख रहा है निम्नलिखित श्रेणी में विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए क्या किया गया, गुने 10, यहाँ पर गुने 11, यहाँ पर हो जाएगा गुने 12, और 880 में जब आप गुना करते हैं 12 से तो हो जाता है 10,560, 10,560, और यहाँ पर आप गुने कर देते हैं 13 से, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 10,560, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, लिख रहा है शब्द ANTHROPOMORPHIS और M, ठीक है, के प्रथम 4 अक्षर को अगले 4 अक्षर में व्यवस्थित कर दिया गया, अगले 4 अक्षर में, यानी कि यहाँ पर व्यवस्थित कर दिया गया, तो ANTH लिख दिया गया। इसके बाद व्यवस्थित कर दिया गया, अगला 4 अक्षर अनुसरण करते हुए व्युत्क्रम करते हुए लिखा गया, यानी कि अगला 4 अक्षर ROPO जो है वो व्युत्क्रम यानी कि अनुसरण करते यहाँ पर आ गया, उलट गया, वो ROPO यहाँ हो गया। ठीक है, फिर क्या बोला, फिर इसी तरह आगे का क्रम जारी रखते हुए, इसी तरह यानी कि फिर 4 लेटर, तो ये यहाँ हो जाएगा MORP, और ये HISM यहाँ आ जाएगा, HIS और M। ठीक है, आगे क्रम जारी रखते हुए अक्षरों के क्रम में बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा, तो 4, 4, 8, 4, 12, यानी कि 12वां अक्षर हो जाएगा कौन? M। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा M, ऑप्शन हो जाएगा इसका C, ऑप्शन हो जाएगा C। हेलो स्टूडेंट, अब हर रोज़ हमारे YouTube चैनल पर रीजनिंग टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन अपलोड किया जाएगा। आप सभी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, लिख रहा है निम्न कथनों को अनुसरण करते हुए 4 अनुमान ABCD में से उस अनुमान को चुनिए जो कथन के सही रूप में हैं। तो यहाँ पर जो दर्शाया जा रहा है अनुमान के रूप में वह है, देखिए क्या, तो कथन लिख रहा है अधिकतर विद्यार्थी उत्कृष्ट योग्यता वाले हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो हैं, अधिकतर विद्यार्थी जो हैं वो क्या है, उत्कृष्ट योग्यता वाले हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, ऐसा कहा गया।
अधिकतर का मतलब 100 में मान लीजिए 95%, मान लीजिए 90%, मान लीजिए ज़्यादा ज़्यादा मानेगा 99 मानिए, लेकिन 100 का बात नहीं हो रहा है, 100 में वो कम है, ठीक है, अधिकतर है, अधिक है, कम नहीं अधिक है, ठीक है। तो 100 से ये कम ही हुआ, 99 मानेंगे, 95 मानेंगे, 90 मानेंगे, 80 मान लेंगे, लेकिन हम 100 नहीं मान सकते हैं, ठीक है। 100 का मतलब होता है सभी विद्यार्थी उत्कृष्ट योग्यता वाले हैं, तब हम उसको 100 कहते हैं। इसके बाद इसमें कहा गया अनुमान, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जो उत्कृष्ट योग्यता वाला नहीं है। तो ये बात तो एकदम गलत बोला कि ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं है जो उत्कृष्ट योग्यता वाला नहीं है। ऐसा विद्यार्थी तो है, उत्कृष्ट योग्यता वाला तो विद्यार्थी है, लेकिन इसमें जो है कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो नहीं है उत्कृष्ट योग्यता वाला, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये पूर्णतः क्या है, गलत है। दूसरा है कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो सामान्य से नीचे हैं, सामान्य से नीचे हैं, तो हम सामान्य से नीचे का बात तो कर ही नहीं रहे, हम तो उत्कृष्ट योग्यता वाला का बात कर रहे हैं ना, ज़्यादा अच्छा विद्यार्थी का ना बात कर रहे हैं। ये ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन सी, सभी विद्यार्थी उत्कृष्ट योग्यता वाले होते हैं, ये तो हम पहले ही स्टेटमेंट में ही हम आपको समझा दिए थे कि सभी विद्यार्थी का बात हम नहीं करेंगे। हम 90% का कर सकते हैं, 95% का कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 99 का कर सकते हैं, लेकिन 100% विद्यार्थी का तो बात नहीं कर सकते, इसीलिए ऑप्शन सी भी गलत। ऑप्शन डी, कुछ विद्यार्थी उत्कृष्ट योग्यता वाले होते हैं, तो यह बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष गलत, दूसरा निष्कर्ष गलत, तीसरा निष्कर्ष गलत, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चौथा सही है, ऑप्शन डी। 27 नंबर क्वेश्चन है, निष्कर्ष कथन में से उसे बताइए जो कथन का सही अनुसरण करता है, ठीक है। तो अब है इसमें पहला कथन, इसमें क्या दिया हुआ है, तो पिछले 5 वर्षों से अधिक, पिछले 5 वर्षों से प्रत्येक परिवार में बिजली की खपत 2 गुना हो गया है। पिछले 5 वर्षों से प्रत्येक परिवार में बिजली का जो खपत है वो 2 गुना हो गया, मतलब अगर आप 10 यूनिट बिजली का खपत करते थे तो अब 20 यूनिट होने लगा है, ठीक है, खपत 2 गुना हो गया है। तो निष्कर्ष नंबर 1 है इसमें, समाज में समग्र विकास हुआ है, यानी कि समाज में जो सभी ओर, चौतरफा, हर ओर से, समग्र का मतलब ही होता है हर एक, प्रत्येक तरफ से, हर एक तरफ से, मतलब अब विकास का कोई भी दूसरा चीज़ नहीं रह गया, हर ओर विकास हो गया, हर चीज़ का विकास हो गया। इसमें यह कह रहा है कि समाज में समग्र विकास हो गया है, प्रत्येक चीज़ विकसित हो चुका है, यहाँ पर यह कह रहा है। तो हमको ये बताइए, बिजली का खपत 2 गुना होने से और समाज में प्रत्येक हर एक और समग्र विकास हो जाने से कोई लिंकअप है क्या? इसका तो कोई अर्थ ही स्पष्ट नहीं हो रहा है, कथन से तो कोई लेना देना है ही नहीं इस निष्कर्ष का। तो पहला निष्कर्ष हो गया गलत। दूसरा है बिजली की दर सस्ती हुई है, तो बिजली का दर सस्ता हो जाएगा तो इसका मतलब क्या, 10 यूनिट आप यूज़ करते थे 11 यूनिट कीजिएगा, है 12 यूनिट कीजिएगा, कि 10 के बदले 20 यूनिट यूज़ करने लगा। मतलब क्या चाहते क्या हैं आप? पंखा चलाते हैं, आपके घर में मान लीजिए एसी चलता है, तो क्या अब एसी चल रहा है तो 10 यूनिट बिजली खपत हो रहा है आपका, मान लीजिए, तो अब क्या आप क्या करेगा, वो बिजली का दर सस्ता हो गया है तो क्या करेगा, 5 को एसी लगा लीजिएगा क्या एक ही रूम में? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, 5 तो एसी तो नहीं लगा। अगर आपके एक रूम में एक पंखा चल रहा है तो आप वहाँ बिजली का दर सस्ता हो जाएगा तो क्या आप 2 ठो पंखा लगा लीजिएगा क्या? ये भी नहीं पॉसिबल, ये भी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो कहा गया कि बिजली की दर सस्ती हुई है इसीलिए खपत 2 गुना हो गया है, तो यह पूर्णतः गलत बात है। तो यहाँ पर निष्कर्ष जो है पहला भी गलत, निष्कर्ष दूसरा भी गलत, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित कथनों को एवं 4 अनुमानों का अनुसरण करते हुए सही अनुमान को चुनिए। तो इसमें कथन दिया गया है, यदि एक व्यक्ति धनवान है तो वह बहुत प्रभावशाली है। कहने का अर्थ है यदि एक आदमी जो है वह धनवान है, अमीर है, तो इसका मतलब है कि वह बहुत ही प्रभावशाली है, उसका प्रभाव है एरिया पे, मतलब वह प्रभावशाली है। यहाँ पर अनुमान दिया गया, यदि कोई व्यक्ति धनवान नहीं है तो प्रभावशाली है। यहाँ पर तो धनवान व्यक्ति को प्रभावशाली बोल रहा है, धनवान नहीं है का हम बात क्यों करेंगे, गलत। दूसरा, कासिम धनी है इसलिए वह बहुत प्रभावशाली है, तो यह बात पूर्णतः क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर एक नाम दे दिया गया कि कासिम नाम का आदमी है
वह बहुत धनी है, इसीलिए वह बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। तो यह बात क्या हो जाएगा, यह बात कथन को स्पष्ट करता है, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा बी सही। ऑप्शन सी है शरीर का प्रभावशाली ही प्रभावशाली होता है। शरीर का तो बात हमारे प्रश्न में नहीं किया गया, हमारे प्रश्न में पैसा का, मुद्रा का, धन का बात किया गया है, इसीलिए ऑप्शन सी गलत। अगर यहीं पर लिख दिया रहता कि धन का प्रभाव ही प्रभावशाली होता है, धन के प्रभाव से ही आदमी प्रभावशाली होता है, तो हम मानते, तब हम कहते सही होता कि गलत होता, तब विचार करते, तब वह सही हो सकता था। चलिए ऑप्शन डी है जो बहुत प्रभावशाली होता है वह धनवान होता है। ऐसा तो नहीं कहा गया कि जो बहुत प्रभावशाली है वो धनवान होता है, ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारे प्रश्न को तो उलट दिया गया यहाँ पर। इसीलिए पहला निष्कर्ष है गलत, दूसरा निष्कर्ष सही, तीसरा और चौथा भी गलत। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, लिखा गया यदि किसी कूट भाषा में पालम को PALAM पालम लिखा गया 43, पालम को 43 लिखा जाता है तो सेंटा क्रॉस SANTACRUZ सांता क्रूज को क्या लिखा जाएगा वह हमको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, 16 P16 A1 L12, यहाँ पर 1 और यहाँ पर ये 13, सबको आपस में जोड़ दीजिए, ये हो गया 143। उसी प्रकार से सेंटा क्रूज का 19 1 14 20 1 3 18 21 और 26, इन सभी को आप क्या करिए जोड़ दीजिए, इन सभी को जोड़ने पर हो जाएगा 123। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 123, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, लिख रहा है इसमें एक पैराग्राफ का पहला और छठा वाक्य S1 तथा S6 के रूप में दिया गया है, बीच के 4 वाक्य PQRS अस्त व्यस्त रूप में दिए गए हैं, यानी कि कहानी का, पैराग्राफ का पहला वाक्य, पहला सेंटेंस और अंतिम सेंटेंस जो है, पहला सेंटेंस है S1 और अंतिम सेंटेंस है इसका S6, ये एडजस्ट किया गया है, और बाद बाकी जो है PQRS वह जो है अस्त व्यस्त तरीके से दे दिया गया है, यानी कि हमको S1 और S6 के बीच में जो PQRS है उसको एडजस्ट करना है। इन वाक्यों का सही क्रम ज्ञात कीजिए। तो S1 है एक छोटी गली में दूर गरीब का घर है। अब हम यहाँ से क्या पढ़ेंगे, तो अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं छोटी सी गली में दूर गरीब का एक घर है। P पढ़ते हैं, क्या लिख रहा है, उसका चेहरा पतला, इससे तो पता नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो डायरेक्ट आदमी के बारे में बोल रहा है, तो दूर गरीब का घर है, गरीब के घर के बाद तो कुछ होना चाहिए ना, तो क्यों लिखा है। उसके बाद एक खिड़की खुली है जिसमें गरीब औरत को देख सकता हूँ। देखिए एक छोटी गली में दूर गरीब का घर है, घर बोला, घर के बाद क्या बोला, एक खिड़की खुली है, यानी कि घर का खिड़की खुला हुआ है जिसमें से एक गरीब औरत को देख सकता हूँ, एकदम सही जा रहे हैं हम, यानी कि सबसे पहले हो जाएगा क्यू। उसके बाद लिखा है उसे बुखार है और वह संतरे मांग रहा है, हो सकता है यहाँ पर, लेकिन ये गरीब औरत का बात हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका छोटा लड़का कमरे के कोने में बिस्तर पर बीमार पड़ा है, बहुत अच्छा। अब पी हम पढ़ते हैं, उसका चेहरा पतला और थका हुआ है तथा उसके हाथ सुई चुभने से खुरदुरे हो गए क्योंकि वह एक दर्जिन है। चलिए हम सबको पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं इसको। एक छोटी गली में दूर गरीब का घर है। इसके बाद क्यू पढ़ते हैं, एक खिड़की खुली है जिसमें एक गरीब औरत को देख सकता हूँ। उसके बाद पी पढ़ते हैं, उसका चेहरा पतला और थका हुआ है तथा उसके हाथ सुई चुभने से खुरदुरे हो गए हैं क्योंकि वह एक दर्जिन है। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या चीज़, तो एस, उसका छोटा लड़का कमरे के कोने में बिस्तर पर बीमार पड़ा है। उसके बाद पढ़ते हैं आर, बीमार पड़ा है, उसे बुखार है और वह संतरे मांग रहा है। उसकी माता, अब हम पढ़ेंगे S6, यह PQRS को एडजस्ट कर लिए, अब हम S6 पढ़ेंगे। उसकी माता के पास पानी के अलावा कुछ देने को नहीं है इसलिए वह चिल्ला रहा है। यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का जो है एडजस्टमेंट हो जाएगा QPSR, पहले S1, उसके बाद QPSR और उसके बाद S6। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा QPSR, ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा बी।